हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद की। तो ये हमारी हिस्ट्री का चौथा वीडियो है। तो अभी तक आपने अगर पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम महाजनपद से शुरू करेंगे और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं महाजनपद से। ठीक है। तो महाजनपद, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते, ठीक है, छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए। ठीक है। जो छोटे छोटे जनपद थे वो बड़े बड़े मतलब नगर बन गए। ठीक है। तो उनमें जो आपका जनपद है वो टोटल कितने हैं? वो हैं आपके 16 टोटल। ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है। अब ये उल्लेख किसमें है? तो ये उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है। तो ये 16 जो महाजनपद हैं, इधर हम देखेंगे कि कौन वो महाजनपद थे और किस नाम से जाने जाते थे और उनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी। ठीक है। तो पहला जनपद था अंग, ठीक है, जिसकी राजधानी थी चंपा। दूसरा था अस्मक, जिसकी राजधानी थी पैठन या पोटन कह लो। ठीक है। आवंती, इसकी जो राजधानी थी वो थी उत्तरी अवंती की उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की महिष्मती। ठीक है। ये 2 भागों में बटा हुआ था अवंती, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग में उज्जैनी थी और दक्षिणी भाग में महिष्मती थी। ठीक है। इसके बाद है गांधार, तो गांधार में तक्षशिला या कह लो कि पुष्कलावती। ठीक है। और कंबोज, तो इसकी राजधानी थी हाटक या राजपुर। इसके बाद था मगध, और मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है। इसके बाद मत्स्य, मत्स्य की विराटनगर। वज्जी, वज्जी की वैशाली। और चेदी, चेदी की सुक्तिमती या फिर सोत्तीवती। ठीक है। और काशी, काशी की वाराणसी। कोसल, श्रावस्ती। कुरु, इंद्रप्रस्थ। मल्ल, कुशीनारा व पावा। ठीक है। इसके बाद अगला था पांचाल, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। ठीक है। ये उत्तरी पांचाल, और एक था काम्पिल्य। ठीक है। ये दक्षिणी पांचाल थी। ठीक है। इसके बाद सूरसेन, तो इसकी राजधानी थी मथुरा। और अगला है वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। तो कुल इस प्रकार से 16 महाजनपद थे। ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं कि बुद्ध कालीन यानी बुद्ध के समय में भारत के जो 10 महत्वपूर्ण गणराज्य थे वो कौन कौन से थे। ठीक है। तो उनमें से आपका वैशाली के गणराज्य लिच्छवी। ठीक है। मिथिला के विदेह। कुशीनारा के मल्ल। ठीक है। पावा के मल्ल। रामग्राम के कोलिय। कपिलवस्तु के शाक्य। पिपीलिवन के मौर्य। अल्पकप के बुलि। केशपुत्र के कालाम। और सुसुमार गिरी के भग्ग। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इन 16 महाजनपदों में जो मगध था उसकी वंशावली कैसे हुई। ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले नंबर पर है हर्यक वंश। ठीक है। जो कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है। अब यहाँ पर वर्ष घट रहे हैं, यानी इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के इतने साल पहले। ठीक है। शिशुनाग वंश, इसका 412 से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व। शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व। और कर्ण वंश, ठीक है, 75 से 30 ईसा पूर्व। तो मगध की वंशावली कुछ यूं थी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। ठीक है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तथा अंतिम शासक वृहद्रथ था। ठीक है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक की बात करें तो वृहद्रथ था। ठीक है। अब मौर्य शासकों की हम बात करते हैं। तो मौर्य शासकों में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने इसकी स्थापना की। ठीक है। उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ, फिर संप्रति, फिर शालिशुक, ठीक है, देववर्मन, शतधनन और वृहदत्त। तो इस प्रकार से कुल मौर्य एवं मौर्योत्तर काल चला। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण किया। ठीक है। और श्रवण बेल गोला में 298 ईसा पूर्व में शल्यलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेल गोला चला गया। ठीक है। श्रवण बेल गोला चला गया। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्युकस और
चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। ठीक है, सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और मेगस्थनीज ने ही इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, जो कि मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, जो मेगस्थनीज आया था, ठीक है, तो उसने अपनी इंडिका नामक जो पुस्तक थी उसमें जो लिखा, तो वो किन किन बातों को उसने वर्णन किया है। ठीक है, तो उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य समय में जो भी घटनाएं हुई थी उनके बारे में वो बताता है कि अपनी पुस्तक के माध्यम से कि क्या क्या उस समय चलता था, क्या क्या उस समय घटना हुई थी। ठीक है, तो उसने बताया कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पोलीवृथा थी और सोना निकालने वाली चीटियों का जिक्र इसने किया। दास प्रथा नहीं थी कह रहा है, लेखन कला का अभाव था और मौर्य सम्राट का नाम सेंडोकोर्स। ठीक है, अब इसने अगले पॉइंट में ये कह रहा है कि मेगस्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियां थी। कौन कौन सी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद। ठीक है, तो कुल ये 7 प्रकार की जातियां उस समय थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित कौटिल्य, ठीक है, विष्णुगुप्त या चाणक्य था। कौटिल्य ने राजशासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछ ले कि कौटिल्य ने किसकी रचना की है, तो कौटिल्य ने राजशासन के ऊपर प्रसिद्ध अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। ठीक है, तो सप्तांग सिद्धांत वो कौन कौन से हैं? तो राजा का मतलब है शीश के समान। ठीक है, राजा को शीश के समान माना जाता था। अमात्य को राज्य की आंखें और जनपद को राज्य की जंघाएं कहते थे। दुर्ग को राज्य की भुजाएं कहते थे। कोष को राज्य का मुख कहते थे और दंड को राज्य का मस्तिष्क कहते थे और मित्र को राज्य का कान कहते थे। ठीक है, और बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी। कौन कौन सी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक की मांग की थी। किसने? बिंदुसार ने सीरिया के शासक से। अब हम बात करते हैं अशोक के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो अशोक का कार्यकाल 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक चला और अशोक की माता का नाम था शुगधांगी। ठीक है, पिता का नाम बिंदुसार, प्रचलित नाम देवानपिंदसी। ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी राज्यारोहण के 4 साल के बाद। अभिलेख की भाषा कैसी है? प्राकृत है। जितने भी इसने अभिलेख लिखवाए हैं, ठीक है, उनकी भाषा कैसी थी? प्राकृत। अभिलेख की लिपि कैसी? ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक, यूनानी। ठीक है, और अशोक का नाम का उल्लेख जो है वो मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयोलम अभिलेख में देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों का विभाजन कुल कितने प्रकार से था। तो इसने 3 प्रकार से मतलब अभिलेख लिखवाए थे। तो पहला उसमें था शिलालेख। ठीक है, जिसके 2 भाग थे, एक दीर्घ शिलालेख, एक लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख जो है इनकी कुल संख्या है 14। ठीक है, दूसरा है स्तंभ लेख। ठीक है, ये 7 हैं। कौन कौन सी? लौरिया हरराज, लौरिया, नंदगढ़, ठीक है, नंदनगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, संकिसा। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आपका गुहा लेख, जो कि अशोक के अभिलेखों का विभाजन में तीसरा है। ठीक है, दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अभी और बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित ही। तो मौर्य काल में भी हमको क्या क्या देखना है? अभी ये देखना है कि जो 14 दीर्घ शिलालेख हैं उनमें जो क्रम से, मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन सा शिलालेख किससे संबंधित है, किस बात से संबंधित है। ठीक है, उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, क्योंकि ये प्रश्न में सीधा पूछता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए जो आपका 8वां जो शिलालेख है वो ये कहता है कि अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का आरंभ। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कभी कभी, या फिर पूछ लेता है कि धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल कौन सा शिलालेख देता है। ठीक है, तो अगर शिलालेख नहीं पूछता है तो ये भी पूछ सकता है कि मतलब जो धम्म की नीति की श्रेष्ठता पर जो बल देता है वो किस शिलालेख से संबंधित है, कह लो कि किसके काल से संबंधित है। तो ऐसे घुमा फिरा करके पूछ सकता है, तो ये हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि मौर्य काल से ही संबंधित हैं। ठीक है, अशोक के कार्यकाल से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो मिलेंगे कल की वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए कंटिन्यू ये सीरीज जारी रखें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें खुश रहें।